क्योंकि हिंदुस्तान जैसे समाज में ये दुख की बात है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी परोपकार की, धर्म की, कल्याण की, ये पर इस तरह के कामों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है हमारे देश में। इसीलिए आप देखिए कि मुझे कभी तहसील स्तर पे वन विभाग ने कभी इस बात के लिए सराहना नहीं की, सम्मानित नहीं किया कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो। ये तो भला वो संयुक्त राष्ट्र संघ का कि उसने सुन लिया, तो कम से कम आज मेरे परिवार को ये तो लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। वरना अब तक तो सिर्फ मैं कहता था, या वो ये मेरे साथ में लगे हुए मेरे जैसे ही लोग कहते थे, तो उनको ये लगता था कि मेरे साथ में लगे हुए सारे लोग भोले हैं। क्यों? क्योंकि मतलब सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे इन चीज़ों को लेकर मुझे किसी प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है, पर कायदा क्या है, मुद्दा ये है। तो अगर हम कायदे की बात करें तो इन चीज़ों के लिए जगह नहीं है, जबकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया बड़े बड़े इनाम लेकर के बैठे हैं, तब उस जगह कहीं दुख होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अभिषेक जाखड़। आज हम आरजे टीवी 24 के मंच पे एक ऐसे मेहमान से आपको मिलाने वाले हैं जो बीकानेर से हैं। उन्हें पर्यावरण समाजशास्त्री के नाम से भी पहचाना जाता है। वो कोई मेहमान और नहीं, बीकानेर से श्याम सुंदर जी जानी हैं। नमस्कार श्याम सुंदर जी सर, आपका आरजे टीवी 24 के मंच पे स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आज हम शुरुआत करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ से लेकर के कॉलेज के प्रोफेसर तक का सफ़र कैसा था, और उस सफ़र के अंदर जो आपने पेड़ पौधे लगाने की मुहिम छेड़ी, वो क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ या फिर आपका बचपन से ऐसा कोई सपना था कि मैं एक नेचर को अलग जगाने आपकी? क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, तो लिहाजा पेड़ और प्रकृति के साथ में किसान का एक स्वाभाविक रिश्ता होता है। तो मेरा बचपन पेड़ों के साथ में, खेतों के बीच में बीता। मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैंने पहली बार नीम का एक पौधा लगाया और उसे अपना दोस्त घोषित किया। लेकिन उसमें बाद में कीड़ा लग गया जब वो करीब 17-18 फीट का था, और मेरी ही गलती से वो पेड़ जल गया। मैंने चाचा से पूछा कि मेरे पेड़ में कीड़ा लग गया है। उन्होंने कहा कि आप इसमें दवा डाल दो। मैं स्टोर में गया और खेत में छिड़कने वाली पेस्टिसाइड ले जा करके उसमें डाल दी। मुझे ये पता नहीं था उस समय कि पेस्टिसाइड उसको नीट नहीं डालते हैं, डाइल्यूट करके डालते हैं। तो इस कारण अगले दिन मैं जब उसको देखने गया, वो जल चुका था। तो उस बात ने मुझे अंदर से बड़ा झकझोरा, दुखी किया। और उसी समय मेरे मन में एक ख्याल आया कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं पेड़ कैसे लगते हैं और उनकी देखभाल कैसे की जाती है, इस बारे में सीखूंगा और दूसरों को भी सिखाऊंगा। बाद में स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट करने के बाद में जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर बना और डूंगर कॉलेज में ट्रांसफ़र होके आया मैं 2003 में, तब मैंने देखा कि हमारे कॉलेज में कुछ नीम के पेड़ थे जो जल रहे थे। जब उन्हें देखा तो मेरे मन में मेरे वाले नीम की याद आई, और वो बात भी याद आई जो मैंने खुद से की थी कि मैं बड़ा होकर के पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना सीखूंगा ठीक तरह से, ताकि ये गलती दूसरे कोई न करें, दूसरों को भी ये बताऊंगा। तो उस समय वो जो डाइंग नीम थे, कई सारे कॉलेज में करीब 8-10 उनकी संख्या थी, उनको मैंने रेस्क्यू किया मेरे स्टूडेंट की मदद से। और उसके बाद में फिर मैंने आसपास में वहाँ शुरुआत में प्लांटेशन किया। किंतु उस प्लांटेशन से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि ये इशू इतना बड़ा है कि कोई 10-20 पेड़ लगाने से ठीक होने वाला नहीं है। मेरा विषय समाजशास्त्र है, तो मैंने उस विषय की जो समाजशास्त्रीय समझ है उसको जोड़ते हुए पर्यावरण और वृक्षारोपण के साथ में फिर इस सिलसिले को शुरू किया। तो एक तरह से 14-15 साल की उम्र से लेकर के मेरा पेड़ के साथ में, पर्यावरण के साथ में सोचने और काम करने का एक जो रिश्ता है वो बन गया। बिल्कुल। अक्सर हम ये देखते भी हैं कि कुछ लोग ऐसे अभियान तो ले लेते हैं, लेकिन वो मतलब फिर आगे चल के मतलब बेड़ा उठाने से पीछे हट जाते हैं। हम जब आपके बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि आपने अब तक 25 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दिए हैं। तो इसका खर्चा आप खुद ही वहन करते हो या फिर कहीं से फंडिंग आती है? देखिए, हमें ये समझना होगा कि पेड़ लगाना और फिर उस पेड़ को बड़ा करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जब तक कि उसको बड़ा करने की हमारे पास में एक ठोस योजना नहीं हो, वरना वो ये इवेंट मात्र हो जाता है। जहाँ तक हम दान की बात करें, तो दान का जो दर्शन है उसमें एक खास चीज़ है, वो ये है कि दान जो है वो आमतौर पे वन टाइम एक्शन के लिए अधिकतर दिया जाता है, जबकि पेड़ जो है वो एक सतत क्रिया है। आपने आज पौधा लगाया है, वो 5-7-8 साल में जाके पेड़ बनेगा, और हो सकता है कि 8 साल बाद में एकदम से उसमें कोई बीमारी लग जाए, क्योंकि वो तो एक लिविंग बीइंग है और वो मर भी सकता है। तो सतत होने वाली क्रिया है, उसमें दान को लेकर के और अभी लोगों में झिझक है। तो ये चीज़ मुझे शुरुआत में ही समझ में थी कि ये
कोई एक ऐसी बिल्डिंग नहीं है कि दान देने वाला इसके ऊपर अपना बोर्ड लगा देगा, उसका प्रचार प्रसार होगा और बिल्डिंग है वो 10-20 दिन में या 2 महीने में खड़ी हो जाएगी। ये तो एक सतत प्रक्रिया है, तो क्यों इसके लिए कोई देगा। ये बात शुरू से ही मेरे मन में थी और इसलिए मैंने ये तय किया कि जो मुझे वेतन मिलता है सरकार से, मैं मेरी ज़रूरतें हैं उनको सीमित कर लूँगा, मेरे परिवार को समझा लूँगा और मैं उसी से ही करता रहूँगा, तब तक करता रहूँगा जब तक समाज खड़ा नहीं हो जाए। तो 2003 से लेकर के और लगभग 20 साल होने को आए हैं। मैं मेरे जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह से ही ये सारा करता हूँ। सरकारी मकान में मैं रहता हूँ। हाँ, अब पिछले कुछ सालों में ये ज़रूर हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम के महत्व को समझने लगे हैं और वो अपने स्तर पे भी आगे आए हैं। तो वो जहाँ से भी मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप मुझे पैसा भेजने की बजाय जहाँ आप हो वहाँ उस पैसे को लगाओ। तो इस तरह से अब धीरे धीरे लोग उठ खड़े हुए हैं। पिछले 2-3 साल में जब से इस काम का सिलसिला इतना बड़ा हो गया कि ये मेरे तनख्वाह के बूते की भी बात नहीं रही, तब मेरे कुछ जो पारिवारिक मित्र हैं वो भी इस मुहिम को अब सपोर्ट कर रहे हैं। उनका आग्रह तो बहुत पहले से था, पर पहले मेरा काम चल रहा था तो मैं उनको टालता रहा, पर अब 2-3 साल से ये फलक इतना विस्तृत हो गया कि मेरे सारे वेतन से भी पार पड़ नहीं रही है। तो अब वो जो दोस्त हैं वो भी इस पारिवारिक वानिकी के सिलसिले का हिस्सा हो गए हैं। जी। आपने जैसे आपने बताया कि वेतन से ही काम चला लेते थे, तो परिवार वालों को समझाना पड़ा। तो उस टाइम पे परिवार वालों ने आपको कैसे रोकने के लिए मना नहीं किया कि क्या है, ऐसे आगे पीछे, मतलब ऐसे होता है ना अपने गाँव में भी ऐसे कि लोग मना कर देते हैं, घर वाले भी कि क्या करेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ उस टाइम पे? बिल्कुल ऐसा सब कुछ हुआ, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ और हम कोई अरबपति तो है नहीं। तो जब नौकरी लगा तो जैसे कि ये किसान का बेटा नौकरी लगता है, माँ बाप को ये उम्मीद होती है कि अब 2 पैसा वो तनख्वाह से बचा के भी देगा घर में, तो घर की स्थिति है वो थोड़ा और ठीक होगी। तो जब मैंने नौकरी में लगाई था 2001-2 में मैं लगा था और 3 में जब मैंने ये डिसीज़न घर वालों को सुनाया तो उनको चिंता हुई। उन्होंने कहा कि एक तो ये कि जो पैसा है उसको आप बचाओगे तो उससे आप इन्वेस्ट करके अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हो, और दूसरा आप लगा रहे हो इसके बाद भी इस चीज़ की क्या गारंटी है कि समाज में जागरूकता आ जाएगी। तो उनको आशंका भी थी और उनको चिंता भी थी, दोनों ही चीज़ थी। लेकिन मैंने उन्हें ये तसल्ली दी कि अब चिंता न करें, अगर मैं 10 साल नौकरी न लगता तो हम क्या सोचते। तो कहीं न कहीं संतोष हमें मन में ही धारण करना होता है। तो मेरी बात पे मेरे माता पिता, मेरी पत्नी ने भरोसा किया और उन्हें मैं ये समझाने में कामयाब रहा कि मेरा रास्ता ठीक है। और बाद में थोड़े साल बाद उन्हें भी लगा कि नहीं, ये रास्ता ठीक है, भले ही इसकी वजह से हमें आर्थिक मोर्चे पे बहुत सारे समझौते करने पड़े हों, लेकिन ये जो पैसा ये व्यर्थ नहीं जा रहा है। ठीक है, ये हमारे व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आ रहा, पर इससे समाज और देश का बहुत भला हो रहा है, पर्यावरण का भला हो रहा है। तो वो साथ में आ गई और अब तो मेरा पूरा जो परिवार है वो सपोर्ट करता है, तन मन धन हर तरह से। जी, ये सही है। हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप भी श्याम जी सर की तरह एक मुहिम छेड़िए और आप भी इनके साथ लग जाइए, क्योंकि ये जो वक्त है ये ऐसे ही चला जाएगा, फिर कुछ नया कुछ अलग जगानी है तो आप खुद भी लगिए इस काम में। जब आपने एक पेड़ से शुरुआत की तो आपके साथ काफ़ी लोग भी जुड़ते गए, तो आपने उन लोगों को कैसे समझाया कि वो आपके साथ जुड़ते गए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं गवर्नमेंट की भी काफ़ी अभियान चलाती है, लेकिन उनके साथ में लोग ऐसे जुड़ते नहीं हैं। तो आप में उन उन लोगों को ऐसी क्या ख़ासियत थी कि उनको समझाने में आप कामयाब रहे? देखिए, इसमें शुरुआत जो मेरी हुई वो इस चीज़ से हुई कि मैंने लोगों के सामने इस बात को रखा कि पर्यावरण है उसको ठीक करना हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है और ये हमारे घर का, हमारे परिवार का मुद्दा कैसे है। तो शुरुआत में लोगों का परसेप्शन था वो पेड़ और पर्यावरण के बारे में सकारात्मक नहीं था, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया ही नहीं कि किस तरह से पर्यावरण ज़रूरी है, ये हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी कैसे है। इसका ख्याल लोगों के मन में आया नहीं। तो शुरुआत निश्चित रूप से मेरी मुश्किल थी। उस शुरुआत में मुझे रास्ता दिखाया गांधी और भगत सिंह ने, क्योंकि गांधी और भगत सिंह है दोनों ने एक बात कही और वो बात ये थी कि आप खुद त्याग करके और दूसरे से उम्मीद करें। तो मुझे ये पता था कि शुरुआत में इसमें सफल नहीं हो पाऊँगा, इसलिए मैं शुरू से इस बात को लेकर के और आश्वस्त था कि मुझे निराश नहीं होना है और मैं लगातार करता गया, क्योंकि एक समय के बाद ही लोग जुड़ेंगे। तो बहुत समय लगा मुझे लोगों को इस बात को समझाने में, पर जब लोगों को ये समझ में आया कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं व्यक्तिगत किसी मकसद से नहीं कर रहा हूँ। जैसे लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ, वैसे लोगों का कारवां साथ में खड़ा होने लगा। साथ ही साथ मैं ये बताने में भी कामयाब रहा
कि ये हमारे परिवार का मुद्दा कैसे है। तो जैसे जैसे इस बात की समझ फैलती गई, वैसे वैसे लोग साथ में आते चले गए। जी। आपने जैसे ये पेड़-पौधा परिवार का हिस्से की बात की, तो ये परिवार का जो घर का हिस्सा बनाने की है, इसके आपका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, हम घर में बड़े होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। आम तौर पे हम घर में हमारे जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना करते हुए हम घर के बड़ों को देखते हैं। उसके बाद में हम बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाजों में भाग लेते हैं। तो ये सब जो क्रियाएं परिवार के स्तर पे होती है, ये एक बच्चे की समझ को बनाती है और उस समझ के हिसाब से फिर बच्चा दुनिया को अंडरस्टैंड करता है और अपनी भूमिका निभाता है। पर इस सारी समझ में एक चीज़ मिसिंग है। वो चीज़ मिसिंग ये है कि हम पर्यावरण, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, उसको लेकर के परिवार में कोई स्थान नहीं है हमारे पास में। तो मुझे ये लगा कि अगर परिवार में हम पेड़ को जोड़ देंगे तो वो पेड़ परिवार की चर्चा में पर्यावरण को ले आएगा। मैं चूंकि उस परिवार से आता हूँ जो जसनाथ जी का अनुयायी रहा है। जसनाथ जी 500 साल पहले बीकानेर में ही एक ऐसे पर्यावरणीय चिंतक के रूप में उनकी भूमिका रही, जिसने उस समय के लोगों को रेगिस्तान की दुश्वारियों में सफल तरीके से जीवन जीना सिखाया। वो एक बहुत बड़े पर्यावरण चिंतक थे जिन्होंने अपने हाथ से ग्रीन एक्शन किया था। तो वो समझ मुझ में बचपन में मेरी दादी को, माँ को देख करके और विकसित हुई। तो उस समझ ने और मेरे समाजशास्त्र की समझ ने मिल करके और मुझे ये समझाने में मेरी मदद की कि हमें परिवार की जो आपसी बातचीत है, उस बातचीत में पर्यावरण को लेके आना है। तो जैसे ही हम पेड़ को एक हरित सदस्य बना देते हैं तो हमने उसका व्यक्तिकरण कर दिया, पर्सोनिफिकेशन। तो व्यक्तिकरण करते ही वो जब हमारा ग्रीन मेंबर हो गया तो उसके प्रति संवेदना बढ़ती है और वो फिर संवेदना है वो धीरे 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 गुंजाइश बना देती है। अभी क्या है कि पर्यावरण को लेकर के गुंजाइश ही नहीं है, तो वो गुंजाइश बने परिवार में, फिर परिवारों से मिल करके गाँव या कस्बा बनता है। तो वो गुंजाइश धीरे 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 बड़ी होती चली जाती है। इसी तरीके से हमने स्कूल्स में भी इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्ट के जरिए पेड़ों को स्कूल्स और कॉलेजेस का हिस्सा बनाया, ताकि बच्चा जब स्कूल कॉलेज में जा रहा है तो वहाँ भी वो एसोसिएशन फील करे ट्रीज से, बर्ड से, पूरे एनवायरनमेंट से, और घर आए तब भी करे, ताकि वो उसके कल्चर का हिस्सा बने और समाज में संरचनात्मक स्तर पर वो फिक्स हो जाए पेड़। उसके जरिए फिर वो हमारी चेतना में आ जाएगा और हम संवेदनशील हो जाएंगे। आपका पेड़ लगाने का कोई टारगेट नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि जब लोग पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ते हैं तो उसको टारगेट कंप्लीट करने तक ही रहते हैं। लेकिन आपका कोई टारगेट नहीं है। आपने जब शुरुआत की एक पौधे से, तब आपके साथ कितने लोग थे या कितने स्टूडेंट आपके साथ में जुड़े थे, और आज जो 25 लाख पेड़ पौधों तक पहुंच गए, और उनमें से कितने ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बड़े हो गए हैं? मैंने जब शुरुआत की कॉलेज में 2003 में, तो उस समय एमए फाइनल के जो स्टूडेंट थे उनमें से 10-15 बच्चे मेरे साथ में इस काम के लिए आए थे, क्योंकि हर किसी के लिए फावड़ा चलाना बस की बात नहीं होती है। धीरे धीरे ये कारवां बनता चला गया। आपने जो टारगेट का कहा, देखिए हमें पर्यावरण की जो सुरक्षा है, उसका संरक्षण है, उसको जीवन का अंग बनाना होगा। जब हम टारगेट बना लेते हैं तो वो एक इवेंट में बदल जाता है। जीवन इवेंट नहीं है, जीवन एक प्रक्रिया है। ऐसे पर्यावरण का जो संरक्षण है वो एक सतत प्रक्रिया है। चूँकि मेरा कोई मकसद किसी तरह से किसी आंकड़े को हासिल करना नहीं है, इसलिए मैं टारगेट के फेर में नहीं पड़ता हूँ। ये जो जिस आप 25 लाख की फिगर की बात करते हैं, ये जो फिगर है ये भी हमें सिर्फ इसलिए कि हम जहाँ लगाते हैं तो थोड़ा हम ये जानकारी रखते हैं कि हमने कितने लगाए, उनकी स्थिति क्या है, उसमें गलतियाँ क्या है, ताकि हम सीख सकें। क्योंकि इंसान काम करके सीखता है। हमने भी बहुत सारी गलतियाँ की, पता लगा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो वो हमारा जो काम है उससे हम और कैसे सीखें, इसके लिए हम उस काम की जानकारी रखते हैं, ना कि और हमारा इसमें कोई मकसद है। तो टारगेट न होने की वजह से एक सतत प्रक्रिया बन गया। सतत प्रक्रिया बनने के कारण इसमें आज की तारीख में लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं। मैं जो मेरी जानकारी है, जिन अभियानों में मैं शामिल रहा हूँ, उन अभियानों के जरिए हम 10 लाख परिवारों को इससे जोड़ चुके हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से इस मुहिम से प्रेरित होकर के और इसका हिस्सा बनने वाले लोग हैं वो कितने भी हो सकते हैं उसका तो हमें भी अंदाज़ा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। आज भी मैं सोशल मीडिया पे भी कोई पोस्ट शेयर करता हूँ तो शायद ही कोई पोस्ट होती है जिसके नीचे इस तरह का कमेंट न आए, फ़ोटो न आए, जिसमें लोग पेड़ की फ़ोटो शेयर करते हैं और कहते हैं कि सर ये आपकी प्रेरणा से लगा। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा बड़ी है, और भी ज़्यादा बड़ी है। और जहाँ तक बात है बड़े पेड़ों की,
तो ये संख्या लाखों में है। हाँ, हमारा मकसद यही रहता है कि पौधा तभी लगे जब उसके पेड़ बनने की हमारे पास में स्पष्ट योजना हो और गारंटी हो, वरना सीधा उसको लगा करके छोड़ दें पौधारोपण के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा जो पौधारोपण अभियान है, शुरू में इसमें सफलता कम थी, सक्सेस रेट जो सर्वाइवल का है, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। आज 90-95% जो पौधा लगता है वो पेड़ बनता है, क्योंकि हमने इतने 15-20 सालों में वो सब चीज़ें सीख ली हैं कि एक पौधे को पेड़ बनने के लिए या एक बीज को पौधा बनकर पेड़ बनने के लिए क्या ज़रूरत होती है, उसके लिए क्या करना होगा। तो अब सर्वाइवल है वो तो हमारे लिए कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद पौधा लगाना नहीं है, हमारा मकसद पेड़ बनाना है। तो हम जब लगाते हैं तो हम ये कहते हैं वृक्षारोपण भूल जाओ, आप तो ये बताओ कि आप मतलब प्लांटेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज़ इज़ इम्पोर्टेंट। तो हम ट्री ग्रो करने के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा पूरा जो मेरे साथ में जुड़े हुए जितने लोग हैं, हम सबका जो मकसद है वो ये है कि किस तरह से हम, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम लगाएं उसी हम पौधे तक सीमित रहते हैं। कोई छोटा नन्हा पेड़ दिख गया जो छोटे अभी पौधे की अवस्था में है तो उसको प्रोटेक्ट करो, बड़ा पेड़ है उसको भी पानी की ज़रूरत है, किसी तरह से उसको कोई क्षति हो गई है तो उसको ठीक करो। ये सारा इस प्रक्रिया का हिस्सा है। और सिर्फ इसमें पारिवारिक वानिकी की जो अवधारणा है ये सिर्फ पेड़ तक सीमित नहीं है, क्यों पेड़ अकेला कुछ नहीं कर सकता, पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम, घास भी इम्पोर्टेंट है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ हमारी सेवन दामन घास हो रही है अच्छे से, तो वो घास हो, पेड़ लगे तो भी कौन सा पेड़ लगे, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो अब धीरे धीरे हमारी जो समझ है वो ओवरऑल पौधारोपण से शुरू होकर के और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली की तरफ चली गई है। क्योंकि अल्टीमेट अगर क्लाइमेट चेंज को हमें उसको अगर क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करना है तो उसके लिए अल्टीमेटली हमें जो करना होगा वो इकोसिस्टम के रेस्टोरेशन पे ही जाना होगा, और वृक्षारोपण है वो उसका एक तरीका है, ना कि कंप्लीट सोल्यूशन है। आपने जैसे सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया पे भी आपकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, और हमने आप जब आपके पोस्ट देख रहे थे तो उसमें कमेंट सेक्शन में देख रहे थे तो आपके कमेंट सेक्शन में ज़्यादा सारी चीज़ें, मतलब लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे वो सारे पॉजिटिव आ रहे थे। तो इस चीज़ को लेके भी एक अच्छी पहल है, लोगों के अंदर आपके जागरूकता फैल रही है। ये जो आपने अभियान चला रखा है, ये आपने बीकानेर के साथ-साथ पूरे राजस्थान में, प्रदेश भर में फैला रखा है, और अन्य प्रदेशों में भी आपका ये अभियान चल रहा है। तो इसमें ऐसे अगर आपके क्षेत्र के लोग जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ना चाहेंगे, और कौन-कौन से राज्य में ये अभियान चल रहा है? देखिए, पारिवारिक वानिकी एक विचार है, जो विचार हमें ये बताता है कि हमें अगर पर्यावरण का संरक्षण करना है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करनी है, तो उसका सामाजिक रास्ता क्या है। क्योंकि पर्यावरण की समस्या ये एक सामाजिक समस्या है, तो इसका समाधान भी साझे प्रयासों से होगा। तो वो साझे प्रयास हमारे किस तरह के होने चाहिए, उसका एक ये तरीका है। तो इसलिए इस तरीके को कोई भी अपना सकता है, मुझसे सीधे तौर पे जुड़ते हुए या बिना जुड़कर भी। तो जो जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया के ज़रिए या न्यूज़पेपर्स के ज़रिए या जिन अभियानों में मैं जाता हूँ, उनमें मुझे सुन करके, मेरे साथ पार्टिसिपेट करके इसके बारे में जानते हैं, वो तो इससे जुड़ ही रहे हैं। इसके अलावा जो लोग अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं या जो लोग जुड़े वो आगे बताते हैं, इससे भी जुड़ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है, एक हरित जन आंदोलन। प्रदेश के सभी ज़िले से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा करीब 15-17 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। भारत से बाहर भी कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में पारिवारिक वानिकी चैप्टर्स हमने स्थापित कर दिए हैं, और वहाँ भी जो हमारे साथी हैं वो ये बताते हैं, कनाडा में तो एक पूरा एक छोटा जंगल है, संस्थागत वन पारिवारिक वानिकी के तहत वो विकसित हो रहा है। और वहाँ जो साथी हैं वो ये बताते हैं कि हमें किस तरह से पारिवारिक वानिकी के जरिए हमारी गतिविधियों को आगे लेके जाना है। ओंटेरियो स्टेट है कनाडा में, दक्षिणी कनाडा का हिस्सा है। वहाँ पे हमारा जो सुनेंद्रू ग्रीन अर्थ लिमिटेड जो कोऑर्डिनेट कर रहा है फैमिलियल फॉरेस्ट्री को, उसको फैमिलियल फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ के लिए एसेक्स रीजनल कंजर्वेशन अवार्ड मिला है बेस्ट वॉलंटियर कैटेगरी में अभी थोड़े दिन पहले। तो ये अभी, और यूनाइटेड नेशन ने जो अवार्ड दिया पारिवारिक वानिकी के लिए मुझे, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, उसके माध्यम में कम्प्लीटली ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्लोबलाइज्ड हो गया है। आज की तारीख में ये एक वैश्विक संकल्पना है। जब आपने
इसकी शुरुआत की थी तो आपको किन किन कठिनाइयों का और सामना करना पड़ा था पारिवारिक के साथ साथ में अन्य? एक तो जैसा गांधी ने कहा कि कोई भी आप काम करते हो तो शुरू में लोग आपका विरोध करते हैं, फिर आप पे हंसते हैं और बाद में साथ में होते हैं। तो कॉलेज में जब मैंने जंगल लगाए तो पूरा कॉलेज का जो स्टाफ है 2-4 लोगों को छोड़ करके वो सारा मेरे विरोध में आ गया। लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दिया कि ये तो ज़मीन ख़राब कर रहा है। हालांकि मेरी समझ में नहीं आया कि पेड़ लगाने से ज़मीन कैसे ख़राब होती है, पर मैंने कभी उनकी बात का बुरा नहीं माना, अंदर से दुख तो होता था। पर मुझे लगा कि इनमें से जो लोग ईर्ष्यावश ऐसा कह रहे हैं उनका तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईर्ष्या का कोई कोई उसका उपचार नहीं है। और जो लोग नासमझी की वजह से कर रहे हैं वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, और उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो आज सराहना करते हैं। तो मेरे जहाँ पे मैं वर्क प्लेस है मेरा कॉलेज, वहाँ से मेरे जो कलीग हैं वहाँ से ले करके और बहुत सारे रिश्तेदार, देखिए कि हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे 150 लोग हमारे आसपास में होते हैं, हमारे साथ काम करने वाले या हमारे रिश्तेदार। हमारी दुनिया वही होती है। हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, उनके हिसाब से हम दुनिया जीते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। क्योंकि जो अनजान व्यक्ति है, जो हमें जानता ही नहीं, उसको हमसे कोई मतलब नहीं होता। तो उनमें से अधिकतर लोगों का जो नज़रिया था, ईमानदारी की बात यह कि वो सकारात्मक नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा काम था कि उन्हें लगा कि ये बेवकूफ़ आदमी है जो अपनी तनख्वाह मिलती है उससे ये काम कर रहा है, और इससे क्या फ़ायदा होगा। यूँ कोई रेगिस्तान में पेड़ थोड़ी पनपता है, और पनप जाएगा तो इसको व्यक्तिगत क्या मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति कोई काम करता है तो वो ये सोचता है कि मुझे इससे पर्सनल क्या बेनिफिट हो सकता है। तो उसमें से जो रिश्तेदार मेरे सच्चे शुभचिंतक थे वो तो चिंतित थे, और बाकी जो है वो पीठ पीछे हंसते थे। तो गाय बगाए मेरे पास सूचना आ भी जाती थी, तो मैंने कभी उनको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि पहले दिन से ही मेरे मन में इस बात को लेकर के और एक स्पष्टता थी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मुझे ये करना है। क्योंकि ये मेरी खुद की इच्छा थी, मुझ पे किसी का प्रेशर नहीं था। तो जो आसपास का जो जितना भी माहौल था वो कतई पॉजिटिव नहीं था। बस मेरे अंदर की पॉजिटिविटी ने और धीरज ने मुझे बनाए रखा। क्योंकि एक वन विभाग के अधिकारी ने एक बार मुझे एक बात की, उन्होंने कहा कि जैनी जी, जो पेड़ लगाना है वो बहुत बहुत स्लो, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मुश्किल काम है, और इस काम में बहुत ही सततता की ज़रूरत होती है। और ऐसी सततता लोगों में आ नहीं पाती है। आप में ये सततता, इतना धीरज कहाँ से आया? तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हाँ, वास्तव में ये तो मुश्किल काम है। मैं भी नहीं जानता मेरे में धीरज कहाँ से आया, सच्ची बात है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर, ईमानदारी की बात ये है कि मैंने कभी इस पे सोचा ही नहीं और मुझे पता ही नहीं। उसके बाद में फिर उनके सवाल ने, जब मैं घर गया तो ये मेरे जहन में था, और मैंने ये सोचा कि उन्होंने ये जो कहा ये वास्तव में बात तो सही है कि मेरे में खूब धीरज है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं थकता नहीं हूँ, मुझे निराशा नहीं होती है। पर ऐसा क्यों है? तब मुझे समझ में आया कि मैंने ये जो सोचा कि मैं अंदर से इस बात के लिए कन्विंस्ड हूँ। हमारी जो रिलीजियस फिलोसफी है उसमें भी हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, गुरु हुए हैं, उन्होंने कहा अंदर उतरो। तो अंदर उतरने का मतलब ये नहीं होता कि कोई सीढ़ी लगा करके आपको अंदर उतरना है। अंदर उतरने का मतलब ये होता है कि आप अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, आप सुकून है उसको अंदर देखो। तो मुझे क्या है कि पेड़ों के साथ में समय बिताने में, लोगों को पर्यावरण के बारे में बताने में मुझे सुकून महसूस होता रहा। तो वो जो सुकून है वो मेरी एक तरह से मेरे मन की खुराक बन गया, और उस सुकून ने मुझे बाकी चीज़ों की तरफ सोचने नहीं दिया। तो इस कारण ये धीरज अपने आप बना रहा। इसके लिए मैंने कोई अलग से एफ़र्ट नहीं किए, और शायद मैं एफ़र्ट करता तो मैं कामयाब ही नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि धीरज जो है वो अपने आप आने वाली एक चीज़ है, संतोष अपने आप आने वाली चीज़ है, ये एफ़र्ट करके हासिल करने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको अपने रास्ते के प्रति बहुत स्पष्ट होना पड़ता है। तो इसी वजह से ये सिलसिला चलता रहा, और तमाम नकारात्मकताएँ रही, पर इस धीरज की बदौलत धीरे धीरे सकारात्मक हो गए। और ख़ास तौर पे जब ये वैश्विक पुरस्कार मिला, उसके बाद में सारे रिश्तेदार वगैरह सकारात्मक हो गए, क्योंकि उससे पहले सच में सकारात्मकता मेरे अंदर को छोड़ करके मेरी पत्नी, मेरे माता पिता है, थोड़ी बहुत उनमें थी। वो भी रिश्तेदारों की बातों से कई बार चिंतित हो जाते थे, बाकी किसी में सकारात्मकता नहीं थी। क्योंकि हिंदुस्तान जैसे समाज में ये दुख की बात है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी परोपकार की, धर्म की, कल्याण की, ये, पर इस तरह के कामों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है हमारे देश में। इसीलिए आप देखिए कि मुझे कभी तहसील स्तर पर वन विभाग ने कभी इस बात के लिए सराहना नहीं की, सम्मानित नहीं किया कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो। ये तो भला वो संयुक्त राष्ट्र संघ का कि उसने सुन लिया, तो कम से कम आज मेरे परिवार को ये तो लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। वरना अब तक तो सिर्फ मैं कहता था, या वो ये मेरे साथ में लगे हुए मेरे जैसे ही लोग कहते थे, तो उनको ये लगता था कि मेरे साथ में लगे हुए सारे लोग भोले हैं। क्यों? क्योंकि
कि मतलब सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे इन चीज़ों को लेकर मुझे किसी प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है, पर कायदा क्या है, मुद्दा ये है। तो अगर हम कायदे की बात करें तो इन चीज़ों के लिए जगह नहीं है, जबकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया बड़े बड़े इनाम लेकर के बैठे हैं, तब उस जगह कहीं दुख होता है। जी, ये सच है कि मतलब अक्सर लोग है ना सिर्फ एक अपनी पब्लिसिटी के लिए ही काम करते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो एक दिल से काम कर रहे हो। और आपने जो एक बात कही पेशेंस को लेकर, अगर आपने कोई बीड़ा उठा रखा है तो उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। सर अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब इतना बड़ा मतलब नाम पे आ जाते हैं तो या तो वो कोई संस्थान बना लेते हैं या फिर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, लेकिन अभी तक आपने ना तो कोई संस्थान बनाया ना ही कोई पॉलिटिक्स में आए हो, तो इसके पीछे की क्या वजह है, कोई या कोई खास वजह है अलग से? मुझे इस चीज़ की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मैं जो कर रहा हूँ उसमें संतुष्ट हूँ मैं, और जो लोग हैं जो इस चीज़ को समझने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं जो सोचता था वो सही दिशा में रास्ता जा रहा है। और मैं जो मेरा सपना था कि हर परिवार है वो पर्यावरण का महत्व समझे, उस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं, परिवार आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे संतुष्टि है। और मैं बहुत ज़्यादा जीवन को लेकर के प्लानिंग नहीं करता। जो खाली समय होता है उसमें मैं मेरा पढ़ लेता हूँ, बाकी पेड़ लगाता हूँ, तो इसलिए मेरे मन में कभी इन चीज़ों को लेकर के ख्याल ही नहीं आया। जी। आप हमारे दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे, मतलब प्रदेशवासियों को पर्यावरण के लिए? मैं आपके देखने वाले सभी दर्शकों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम परिवार के स्तर पे पर्यावरण की जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि ये धरती गोले के रूप में तो कहीं नहीं जाएंगी, पर इसके ऊपर जो जीवन निर्माण की दशाएं हैं वो दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है। हमें जो सबसे बड़ा खतरा है वो इस चीज़ से है कि हमारी हवा ख़राब हो रही है, हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है, हमारा पानी ख़राब हो रहा है। देखिए, हमें लगता है कि हिंदू को मुसलमान से खतरा है, मुसलमान को हिंदू से खतरा है, भारत को पाकिस्तान से खतरा है, चीन को भारत से खतरा है, ये तमाम चीज़ें हैं। इन सबसे बड़ा खतरा जो हमारे दरवाजे पे खड़ा है वो खतरा है पर्यावरण का संकट। इससे कोई गरीब और अमीर कोई भी बच नहीं पाएगा। गरीब पहले मरेंगे, अमीरों का नंबर बाद में आ जाएगा, बस फ़र्क इतना रहेगा। तो हमें इस बात को समझना होगा, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हमें इस बात पे लाना होगा कि वो हमारी हवा के लिए, मिट्टी के लिए, हमारे पानी के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। ये धरती हमारी बपोती नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है अगली पीढ़ी के लिए हमें मिली हुई। तो एक हम सच्चे अर्थों में धार्मिक तभी हो सकते हैं, सच्चे अर्थों में देशभक्त तभी हो सकते हैं, और सच्चे अर्थों में इंसान तभी हो सकते हैं जब हम हमारी अगली पीढ़ी के लिए इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से निर्वहन करके और उनके लिए सुरक्षित पर्यावरण छोड़ें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बाकी हम चाहे कुछ भी हमारे लिए कहें या दुनिया कुछ भी समझे, वो सारी चीज़ें बेमानी है। तो सभी दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने अपने हिस्से की हरित जिम्मेदारी निभाएं, वो समझें कि जलवायु संकट का मुद्दा क्या है, और इसके समाधान के लिए शुरुआत इस चीज़ से करें कि अपने घर में फलों के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मधुमक्खी से ले करके और हाथी तक जो भी जानवर है उसके प्रति करुणा प्रेम का भाव रखे, वसुदेव कुटुंबकम का विचार जो हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है, उस विचार को वो आगे फैलाएं। जसनाथ जी जैसे जो संत हुए हैं हमारे यहाँ, जाम्बो जी जैसे जो संत हुए हैं जिन्होंने पर्यावरण को लेकर के और बहुत सुंदर दर्शन दिया है, उस दर्शन को समझें, उसको आगे बढ़ाएं। धर्म का मतलब अंदर से इंसान होना है, घंटी बजाना या अजान देना नहीं है। इस बात को हम समझेंगे तो हम पर्यावरण के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा जागरूक हो पाएंगे। जी, जैसे श्याम जी सर ने बताया कि सबसे बड़ा खतरा अपने को पर्यावरण से है, क्योंकि आपने ये देखा भी होगा पिछले 2 साल का जो कोरोना का समय रहा था, उसमें भी आपने ये देखा होगा कि खतरा किस चीज़ को लेके था, क्योंकि अगर पर्यावरण को अपन बचाएँगे तो ये आगे चल के अपने लिए फ़ायदेमंद होगा। सर अब आखिरी सवाल ये है हमारा, ये है कि अगर हमारे दर्शक या फिर अन्य प्रदेश में जो लोग देखेंगे हमें, तो वो आपसे जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा फेसबुक पेज है ट्री मैन ऑफ डेजर्ट, या आप श्याम सुंदर जानी भी लिखेंगे गूगल पे तो मेरा फेसबुक, ट्विटर आईडी और सारे लिंक आ जाएंगे। तो मेरे फेसबुक पेज पे वो जुड़ें। उनके कोई भी सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में अक्सर पोस्ट के नीचे जो भी लोग कमेंट करते हैं मैं उनके जवाब देने का प्रयास करता हूं। तो चाहे तो उनके पर्यावरण को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के कोई सवाल हो, या वो इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनसे हम उसके ज़रिए संपर्क कर लेंगे। क्योंकि मैं और मेरे साथी हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं, तो ऐसा और कोई हमारे पास में चैनल नहीं है जिसके ज़रिए हम जुड़ सकें। कोई बीकानेर आए तो वो कॉलेज में आकर के मुझसे मिल सकते हैं। कॉलेज टाइम में मैं जब भी बीकानेर होता हूँ तो कॉलेज में मिलता हूँ। शाम को इस समय भी हमारा जो गांधी संस्थागत वन है उसमें मैं रहता हूँ, और जो भी बीकानेर के आसपास के लोग आते हैं शाम को 6 से 8 के बीच में, उनसे मैं लगातार मिलता हूँ, और पर्यावरण के मुद्दों पर जो भी मुझसे मदद हो सकती है वो मैं करता रहता हूँ।
जी, ये थे हमारे साथ पर्यावरण समाजशास्त्री श्याम सुंदर जी जानी सर। तो ऐसे ही नए मेहमान से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RJ TV 24। जय हिंद, जय राजस्थान।